हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का जो क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th का अनसॉल्व पेपर देने जा रहे हैं, जो है आपका तीसरा पार्ट। आपके अनसॉल्व पेपर सेट में जो भी पेपर सेट आता है 3 खंड होते हैं। पहला होता है फिजिक्स और दूसरा होता है रसायन विज्ञान और तीसरा होता है आपका जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के बारे में बताने जा रहे हैं और कम से कम आपके 100% क्वेश्चन इसी से फंसने, समझ लीजिए। आपके जितने भी अनसॉल्व पेपर सेट हैं 2019, 20, 18, अब सारे सेट हम डालते हैं, सारे सेट ज़रूर हल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और इसमें से जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए तो उसको आप कमेंट्स बॉक्स में भेज के पूछ सकते हैं। हम आपको अगले वीडियो में समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए, और स्पीड से कोर्स करें ताकि आपका जल्दी से हो जाए, क्योंकि होली के बाद तुरंत आपके एग्ज़ाम होंगे। चलिए देखते हैं। 4 नंबर के पहले बहुविकल्पी होते हैं तो तुक्का ना लगाएं इसमें ज़रूर। हम बार बार समझाते हैं और चारों ऑप्शन आपको समझाते हैं कि क्या, इसलिए तुक्का जरूर ना लगाएं। और ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है डीएनए पाया जाता है, यानी डीएनए किस में पाया जाता है? केंद्रक में, केंद्रिका में, कोशिका द्रव्य में या केंद्रक द्रव्य में? तो देखेंगे कि जो आपका डीएनए होता है वो ना तो केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। द्रव्य का मतलब होता है कि जो तरल चीज़ें होती हैं उसमें, तो ना तो द्रव्य में पाया जाता है डीएनए, और ना ही केंद्रिका में पाया जाता है, और ना ही केंद्रक। केंद्रक का मतलब होता है बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, उसको केंद्रक बोलते हैं, तो ना ही उसमें पाया जाता है। जो आपका कोशिका द्रव्य होता है या कोशिका द्रव होता है उसमें डीएनए पाया जाता है। किसमें? कोशिका द्रव में। तो ध्यान दें, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य में बहुत अंतर है। आपका कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। केंद्रक द्रव्य का मतलब जो बीच में केंद्रक पाया जाता है उसमें द्रव्य भरा होता है, उसमें, ना कि कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो ध्यान दें, ये जो डीएनए होता है आपका कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का कार्य नहीं है? यानी टेस्टोस्टेरोन के क्या कार्य नहीं है? सबसे पहले तो इसमें टिक कर लें, जैसे पूछा जाता है कि नहीं है। यहाँ पे कहा गया है नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है में अंडरलाइन करें। फिर देखें कि क्या कह रहा है। नहीं है तो लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण, या शुक्राणुओं और पेशियों का विकास, या शरीर के वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन, या हड्डियों और पेशियों का विकास। यानी तो ये जो नहीं पाया जाता, लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण होता है। शुक्राणु और पेशियों का विकास भी होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण, और जो हड्डियों और पेशियों का विकास होता है ये भी। तो इसमें शरीर और वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन, यानी शरीर की ग्रोथ के लिए, इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स से शरीर की ग्रोथ से कोई संबंधित नहीं है। ये शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय नियमन का नहीं करता है कार्य। ठीक है, राइट आंसर आपका होगा ये तीसरा नंबर, शरीर के वृद्धि को उपापचय का नियमन। अगला है, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। अब फिर से आया जाइलम, कई बार आपका पूछा गया है और कई बार हमने समझाया भी है कि पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। किसके लिए होता है? जाइलम मतलब जल हेतु और फ्लोएम मतलब भोजन हेतु। अगला क्वेश्चन है, डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है प्राकृतिक वर्ण से, उत्परिवर्तन से, प्रसंकरण से, या उपार्जित लक्षणों से। इसमें देखेंगे डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति किसमें होती है? प्राकृतिक वर्ण से, या उत्परिवर्तन से, या प्रसंस्करण से। तो इसका होता है प्राकृतिक वर्ण के कारण होता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म कितने पुराने हैं इसका आकलन किस प्रकार से कर सकते हैं? ये पत्थर की आयु से जीवाश्म की आयु ज्ञात की जा सकती है। पत्थर की आयु से ही जीवाश्म की आयु ज्ञात की जा सकती है। जैसे कि यह रेडियोधर्मी पदार्थ के द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा? रेडियोधर्मी पदार्थ के द्वारा निर्धारित की जा सकती है। जैसे कि जीवाश्म 10 करोड़ पुराने हैं। जैसे कि जीवाश्म 10 करोड़ पुराने हैं। बाकी इसमें आगे का क्वेश्चन जो पूछा गया है कि आकलन किस प्रकार से कर सकते हैं, आपका ये सेट नंबर 1 में हो गया है। इसलिए आप सेट नंबर 1 एक बार देख लें तो आपका बाकी के चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्लियर तरीके से। डीएनए का पूरा नाम लिखिए। यह प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, या न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और डीएनए द्वारा आरएनए का संश्लेषण किया जाता है। किसका किया जाता है? आरएनए का संश्लेषण, जो कि प्रोटीन संश्लेषण
क्रिया प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया अति आवश्यक होती है। यह प्रक्रम को अनुलेखन कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? अनुलेखन। पुनरुद्भवन का क्या तात्पर्य है? पुनरुद्भवन को एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। किसी जंतु के किसी भी कटे हुए भाग से नए जंतु की उत्पत्ति को पुनरुद्भवन कहते हैं, जैसे कि हाइड्रा, प्लेनेरिया आदि। वन मिनट। देखेंगे कि पुनरुद्भवन क्या है। किसी जंतु की किसी भी कटे हुए भाग से नए जंतु की उत्पत्ति को पुनरुद्भवन कहते हैं, जैसे कि हाइड्रा, प्लेनेरिया। हाँ, तो पुनरुद्भवन का मतलब होता है कि जैसे कि एक हाइड्रा का पौधा है, आप उसको बीज से काट देंगे, पुनः फिर से निर्माण कर लेगा। फिर काट दिया आपने, फिर से पुनः निर्माण हो गया। पुनः से निर्माण करने की क्रिया पुनरुद्भवन कहलाती है। तो ये आपके हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे पौधों में होती है। अगर इसको जितने खंडों में काटा जाता है, पुनः से उतने ही खंड के निर्माण बना लेता है, उतने ही खंड प्रकार के पौधे तैयार हो जाता है, इसलिए इसे कहते हैं पुनरुद्भवन। ऐच्छिक तथा अनैच्छिक पेशियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखेंगे वैसे कि आपका आंसर पे वो 2022-21 में कोविड-19 के कारण कटा हुआ है, फिर भी हम आपको ये बताएंगे कि ऐच्छिक और अनैच्छिक क्या है। ऐच्छिक पेशियों का मतलब होता है जो अंग हमारे इच्छानुसार कार्य करते हैं, वो ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं, और जो हमारे इच्छानुसार कार्य नहीं करते हैं वो आपकी अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं। ऐच्छिक पेशियाँ ऐसी क्रियाएं जो हमारे इच्छानुसार कार्य करती हैं, उसे ऐच्छिक पेशी कहते हैं, जैसे कि चलना, खाना। हमारी इच्छा होगी तभी खाना खाएंगे, तभी चलेंगे, ये ऐच्छिक पेशियों का कार्य होता है। जो हमारे इच्छानुसार कार्य नहीं करती उसे अनैच्छिक पेशी, जैसे कि हृदय की धड़कन, धड़कन लिखा है यहाँ पे, सॉरी, हृदय की धड़कन है। हृदय की जो धड़कन है, हार्ट बीट है, वो क्या हमारे इच्छा के अनुसार होती है? नहीं, हमारी इच्छा अनुसार हृदय की धड़कन नहीं होती है, उसे वो अनैच्छिक पेशी है। यह पेशी कंकाल तंत्र से संबंधित होती है, इन्हें कंकाल पेशी भी कहते हैं। और यह कंकाल तंत्र से संबंधित नहीं होती, इन्हें अकंकाली पेशी कहा जाता है। रेखित पेशी होती है, ऐच्छिक पेशी को रेखित पेशी कहते हैं, और अनैच्छिक को अरेखित पेशी भी कहते हैं। भाई बच्चे बहुत कम है, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, और जो लाइक करिए, और चैनल को जो बच्चे नए हों सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। और इसमें अगर कोई चीज़ समझ में आती कमेंट्स ज़रूर करें, कौन बच्चा कहाँ का है, कौन देख रहा है, कमेंट्स ज़रूर करें। यह पेशी बेलनाकार जैसी होती है और इसमें तर्क रूपी पेशी होती है। आपकी जो ऐच्छिक पेशी होती है बेलनाकार होती है, और अनैच्छिक पेशी जो होती है तर्क रूपी पेशी होती है। अगला क्वेश्चन है, सजीव तथा निर्जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए। पौधे सजीव हैं, क्यों? स्पष्ट कीजिए। सजीव तथा निर्जीव में, और पौधे सजीव माने गए हैं, क्यों? ये पूछा गया है इसमें। तो देखेंगे सजीव और निर्जीव में अंतर। सजीवों में वृद्धि होती है, निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती है। सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं गति करते हैं, और जो निर्जीव होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान स्वयं गति नहीं करते हैं। इनमें से सजीवों से जल, भोजन और वायु की आवश्यकता होती है, और इनमें जो निर्जीव होते हैं उनको जल, भोजन, वायु की आवश्यकता नहीं होती है। सजीवों में जनन और उत्सर्जन का गुण पाया जाता है, निर्जीवों में जनन और उत्सर्जन का गुण नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय शोषण द्वारा मोचित ऊर्जा किस अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त होती है? इस अणु के अंतस्थ संलग्नता खंडित होने पर कितनी ऊर्जा मोचित होती है या मुक्त होती है कोशिकीय शोषण द्वारा? ठीक है, देखें, कोशिकीय श्वसन द्वारा जो मोचित यानी मुक्त ऊर्जा एटीपी अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। किसमें? एटीपी अणु के रूप में, संश्लेषण के रूप में प्रयुक्त होती है। इसमें प्रयुक्त अभिक्रिया में 2 एटीपी यानी 2 एटीपी अणु ऊर्जा उपयोग में आती है। कितनी एटीपी? 2 एटीपी अणु ऊर्जा उपयोग में आती है। एक अणु एडीपी से एटीपी के निर्माण के लिए 12 किलो कैलोरी ऊर्जा आवश्यक होती है। कितनी? 12 किलो कैलोरी ऊर्जा आवश्यक होती है। अतः कोशिकीय श्वसन
अतः कोशिकीय श्वसन क्रिया में 38 एटीपी अणुओं में से कुल 456 किलो कैलोरी ऊर्जा अनुबंधित होती है। 38 एटीपी अणुओं में कितने किलो कैलोरी होती है? 456 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, अनुबंधित होती है। शेष ऊर्जा 673 किलो कैलोरी ऊर्जा के रूप में ऊष्मा में विमुक्त होती है। बाकी की जो ऊर्जा बचती है 673 किलो कैलोरी ऊष्मा के रूप में विमुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, इसमें ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा सबको। स्वपोषी पोषण से क्या समझते हैं? प्रकाश संश्लेषण से इसकी भूमिका बताइए। अभी आपके 5वें नंबर में 5वें सेट में भी पूछा था स्वपोषी पोषण, और यह प्रकाश संश्लेषण में इसकी भूमिका बताइए। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं, और सभी हरे पौधे स्वपोषी पोषण होते हैं। इनकी भूमिका कैसे होती है? हरे पादपों यानी हरे जो पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश और पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं, और इनका अंतिम उत्पाद कार्बनिक पदार्थ होता है, जैसे कि जो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन है। ग्लूकोज, जल और आपका ऑक्सीजन है। जस्ट 1 मिनट। कोशिकीय श्वसन मोचित ऊर्जा, ये थोड़ा जस्ट 1 मिनट, थोड़ी देखें कौन सा क्वेश्चन था आपका। जस्ट 1 मिनट। ऐच्छिक तथा अनैच्छिक आपका 11वीं का चल रहा था, ठीक है, जो कि आपका कोविड-19 के कारण कटा हुआ है, फिर भी हमने बताया है, फिर उसी के 8वें में दिया हुआ था, ठीक है। फिर खा नंबर आपका था ये, ओके। फिर इसके 8वें में आपका ये चल रहा था स्वपोषी पोषण, और इसके बारे में चलिए जस्ट 1 मिनट, ओके। ये आपका जो अगला क्वेश्चन 12वां नंबर में पूछा गया है, हार्मोन्स को परिभाषित कीजिए। मधुमेह रोग हार्मोन्स के कम श्रावण से होता है, संबंधित हार्मोन्स के कार्य बताइए। ये आपका कोविड-19 के कारण कटा हुआ है, ठीक है, जिसके कारण फिर भी हम आपको ये बता देंगे। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा होता तो कोई बात नहीं थी, छोटा है तो एक बार फिर भी नज़र देख के जाएं। बाकी बच्चे अगर आता है तो मतलब छोड़ के ना आए, उस टाइम पे अगर आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बच्चे देख के ज़रूर जाएँ। हार्मोन्स ऐसे रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से सीधे रुधिर में स्रावित होते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं वो ऐसे रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि से सीधे रुधिर में स्रावित होकर के सारे शरीर में संचरित होते हैं, और इनकी सूक्ष्म मात्रा ही किन्हीं विशिष्ट कोशिकाओं या विशिष्ट अंकों की कोशिकाओं की कार्यकी को वातावरणीय दशाओं की आवश्यकता अनुसार प्रभावित करती है। मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन्स के कम श्रावण से होता है। आगे पूछा है कि मधुमेह रोग किस हार्मोन्स के श्रावण से होता है, तो इंसुलिन हार्मोन्स के श्रावण के कारण होता है। संबंधित मतलब इंसुलिन के कार्य भी पूछ रहा है, तो इंसुलिन के कार्य इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है वो ऊतक विशेषकर पेशियों में कार्बोहाइड्रेट्स के उपयोग व नियंत्रण करता है, और इंसुलिन को मतलब जो शर्करा होती है, ग्लूकोज होती है, उसको भी कंट्रोल करता है। और यकृत कोशिकाओं से ग्लाइकोजेनेस का प्रेरक है, यह लिपोजेनेस का भी प्रेरक है, यह अग्नाशय के लैंगरहंस दीपिकाओं में बनता है। अगला क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखें। आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन और मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। अभी पिछले सेट में भी लगातार आपकी लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो पूछी गई है ये लगातार है। पिछले सेट में भी लिंग निर्धारण की प्रक्रिया पूछी गई थी। आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन क्या है? आवृतबीजी पादपों में पुष्प प्रजनन अंग होता है। आवृतबीजी में पुष्प क्या होता है? प्रजनन अंग होता है, और पुष्प में जनन हेतु नर व मादा भाग पाए जाते हैं। पुष्प में जनन हेतु क्या है? नर और मादा भाग पाए जाते हैं, जो कि नर भाग पुंकेसर होता है और मादा भाग आपका अंडप कहलाता है। नर भाग आपका पुंकेसर कहलाता है और मादा भाग आपका अंडप कहलाता है। अधिकांश पुष्प द्विलिंगी होते हैं। क्या होते हैं? पुष्प अधिकांश द्विलिंगी होते हैं, लेकिन कुछ पौधों में एक लिंगी पाए जाते हैं। प्रत्येक में अंडप 3 भाग होते हैं। नीचे का फूला भाग अंडाशय, बीच का नलिका जैसे कि भाग वर्तिका तथा ऊपर की घुंडी जैसा भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। नीचे का फूला भाग अंडाशय कहलाता है, बीच का नलिका जैसे भाग वर्तिका कहलाता है, और ऊपर का घुंडी जैसा भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। यानी अंडप में 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र।
अगला परागण इसी में पूछा गया है। परागण की क्रिया में परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं। यानी परागण की क्रिया में परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं। परागण में स्थित नर युग्मक परागनलिका द्वारा अंड कोशिका तक पहुंचता है। निषेचन की क्रिया में परागनलिका में मुक्त नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर युग्मनज का निर्माण कर देता है। संलयित होकर, युग्मनज मतलब होता है जाइगोट, युग्मनज होता है जाइगोट, युग्मनज का निर्माण करते हैं, यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया अभी हमने आपको बताया भी कि पिछले सेट में लगभग कई सेटों में लगातार ये चला आ रहा है। चौथे में भी है, पाँचवें में भी है आपका, तो इसको सेट नंबर 5वें में आप देख लें। मनुष्य में जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है इसको आप सेट नंबर 5वें में एक बार देख लें। आपका इस सन का ये लास्ट क्वेश्चन था, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। इसको आप सेट नंबर 5 में देख लें, नहीं तो जस्ट 1 मिनट मैं थोड़ा सा आपको क्लियर तरीके से इसमें भी दिखाई दे रही हूँ। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा रुकिए, 1 मिनट। अभी इसी में पीछे है वो पेज नंबर, थोड़ा पेशेंस रखें। ओके, ये आपका रहा मनुष्य में लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया पूछी गई है। ये आपके 5वें सेट में भी बताया हुआ है, लेकिन चलिए यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, कोई वो वाली बात नहीं, हमने निकाल दिया। ठीक है, ये रहा आपका मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। इसी में आपका टिप्पणी भी पूछा गया है कि पुरुष में जनन कोशिकाएं प्रेषण में शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। पुरुष में जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं और अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा एक जनन कोशिका में से 4 शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। एक जनन कोशिका में से कितनी 4 कोशिकाओं शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, और इनमें से 2 शुक्राणुओं में से 22 + X यानी 23 गुणसूत्र और अन्य 2 में 22 + Y यानी 23 गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में चूंकि दोनों गुणसूत्र समान होते हैं और इन्हें जनन कोशिका में XX से प्रदर्शित करते हैं, अतः स्त्रियों के अंड निर्माण के समय अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद सभी अंडे एक ही होते हैं, क्योंकि उनमें स्त्रियों में जो गुणसूत्रों की वो होती है दोनों एक ही प्रकार का होता है, दोनों XX गुणसूत्र होते हैं, इसलिए अर्धसूत्रीय विभाजन में अंडे में एक ही प्रकार के होते हैं XX और उत्पन्न होते हैं। जबकि X गुणसूत्र माता का और पुरुष से X अंडाणु X शुक्राणु से निषेचित करता है तो इससे लड़की उत्पन्न होती है, और जब X अंडाणु और Y शुक्राणु से अंडे को निषेचित करता है तो लड़का उत्पन्न होता है। यानी कि पुरुष में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक X होता है और एक Y होता है। ये XX जो आपका जस्ट 1 मिनट देखेंगे कि आपका ये जो XX है ये आपका स्त्री का होता है, और जो XY होता है ये आपका पुरुष का होता है। जस्ट 1 मिनट, ये पुरुष का होता है। इसी प्रकार से जब इस एक्स से इस एक्स से क्रिया कराते हैं तो XX यानी लड़की बनती है, और जब इस एक्स को इस एक्स से कराएंगे तो भी XX होगा, लेकिन जब इस एक्स से इस Y से कराएंगे, इस Y को सॉरी इस एक्स से कराएंगे तो ये XY आएगा, फिर इसी को इससे कराएंगे तब भी XY आएगा, यानी पुरुष होगा। जब Y गुणसूत्र पाया जाता है तब लड़का होता है, और जब XX गुणसूत्र होती है तो आपकी लड़की होती है। ठीक है, तो ये आपका रहा लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। कई सेटों में पूछी गई है, इसलिए ज़रूर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के ज़रूर जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।